हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जिन लोगों ने अपनी आईटीआरस को फाइल की थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगभग 1.65 लाख आईटीआरस को स्क्रूटनी के लिए मतलब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए सेलेक्ट कर चुका है। और दोस्तों, ये जो नंबर्स है ये प्रीवियस ईयर के मुकाबले लगभग 3 गुना ज़्यादा है। 1.65 लाख का जो नंबर है आईटीआर स्क्रूटनी के लिए, इसमें लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा की स्क्रूटनी नोटिस सेक्शन 143(2) में इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेट्स को इशू किए जा चुके हैं। अब दोस्तों, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 के लिए इंडिविजुअल्स हो या फिर बिजनेस और प्रोफेशनल्स हो, 1 लाख से ज़्यादा नोटिस इशू की जा चुकी हैं। तो सेक्शन 143(2) की नोटिस क्या है, 143(3) की नोटिस क्या है, कब आपको इशू की जाती है, इसकी टाइम लिमिट क्या होती है और आपको कब इसे रिप्लाई करना होता है, इस नोटिस को आप डिटेल में कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, इन सब बातों के ऊपर आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 143(2) की नोटिस, जो कि एक स्क्रूटनी की नोटिस होती है, मतलब कि आपकी आईटीआर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए सेलेक्ट कर ली गई है। तो सेक्शन 143 की जो स्क्रूटनी नोटिस है उसको इशू करने की टाइम लिमिट है 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीआर आपने असेसमेंट ईयर 24-25 में फाइल की। मान लीजिए कि आपने 31 जुलाई 2024 को फाइल किया, तो दोस्तों इसका जो असेसमेंट है वो 31 मार्च 2025 तक चला। नॉर्मली यही होता है कि 24-25 असेसमेंट ईयर है तो मतलब 31 मार्च को ये क्लोज होगा। उसकी क्लोजिंग डेट से 3 मंथ्स के अंदर मतलब कि 30 जून 2025 ये दोस्तों टाइम लिमिट है सेक्शन 143 स्क्रूटनी नोटिस को जारी करने की। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है कि ये नोटिस आपको इशू की क्यों जाती है। तो देखिए, इसके पीछे जो मेजर रीजंस होते हैं, हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शंस। एआईएस और टीआईएस में हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शंस आपके पैन के अगेंस्ट में रिपोर्ट किए जाते हैं। जैसे कि 10 लाख से ज़्यादा सेविंग अकाउंट में आपने डिपॉजिट कर दिया और एफडी आपने 10 लाख से ज़्यादा की करवा ली, या फिर आपने म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में 10 लाख के ज़्यादा के ट्रांजेक्शन कर दिए, या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपने 10 लाख से ज़्यादा का कर दिया। और दोस्तों, इसके अलावा कैश डिपॉजिट का हैवी अमाउंट बैंक अकाउंट में आ जाना, या फिर कैश विड्रॉल का हैवी अमाउंट बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाना। इस प्रकार के जो हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शंस जो कि आपके पैन नंबर पे रिपोर्ट होते हैं, और आप जब अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो उसमें जो सोर्स ऑफ इनकम आप बताते हैं वो बहुत ही कम बताते हैं, तो वहां पे मिसमैच की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो इसके लिए दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 143(2) की नोटिस जारी करता है। तो इन हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए ये नोटिस जारी की जा सकती हैं। नेक्स्ट होता है मिसमैच इन टीडीएस फॉर्म 26AS AIS। आईटीआर में जो आपने अपनी इनकम रिपोर्ट की है, सैलरी हो, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम हो या फिर अदर इनकम्स हो, वो आपके फॉर्म 26AS AIS से मैच नहीं कर रही है। और जो इनकम आपने अपने आईटीआर में दिखाई और टीडीएस जो आपने क्लेम किया वो आपके 26AS से AIS से मैच नहीं करती है। नेक्स्ट है लार्ज डिडक्शंस। नॉर्मली जो आपके इनकम होते हैं उसकी लायबिलिटी कम से कम आए टैक्स की, इसके लिए आपको डिडक्शंस इनकम टैक्स लॉ में प्रोवाइड किए गए हैं। 80C से 80U तक में लार्ज डिडक्शंस यदि क्लेम किए जाते हैं तो ये भी एक डाउट का सिचुएशन क्रिएट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, जिसके लिए कि इस प्रकार की नोटिस जारी की जाती हैं। अंडर रिपोर्टेड इनकम, आप अपने आईटीआर में जो इनकम रिपोर्ट कर रहे हैं वो आपके फॉर्म 26AS AIS और TIS से मैच नहीं करती है। तो दोस्तों, असेसमेंट ईयर 24-25 में आईटीआर फाइलर्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसमें से सिर्फ 1,65,000 टैक्स पेयर्स को कैसे सेलेक्ट किया गया। तो यहाँ पे इनका एक सिस्टम है CASS कंप्यूटर असिस्टेड स्क्रूटनी सिलेक्शन, जो कि एक स्पेशल टूल है। ये एक पैरामीटर्स के आधार पर काम करता है और AI बेस्ड है। मतलब कि जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं, डिडक्शंस हैं, एग्जम्पशंस हैं और AIS और TIS और आईटीआरस का मिसमैच है, हाई वैल्यू के ट्रांजैक्शंस हैं। दोस्तों, इस पैरामीटर्स पे कोई आईटीआर यदि खरी नहीं उतरती है तो उस केस में ये क्या करता है, फ्लैग कर देता है उस आईटीआर को स्क्रूटनी के लिए। उस आईटीआर के लिए सेक्शन 143(2) की नोटिसेस सेंड की जाती हैं। अब ये नोटिसेस जब क्रिएट होती हैं तो आपको पता कैसे लगता है, आपके मोबाइल नंबर पे इसका मैसेज आ जाता है या फिर आपके ईमेल आईडी पे आता है। यदि दोस्तों नहीं आ रहा है तो उस केस में आप कैसे इस नोटिस को देख सकते हैं।
तो नोटिस चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है और यहाँ पर आपको पेंडिंग सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको ई प्रोसीडिंग का सेक्शन दिखता है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको सेक्शन 143(2) की नोटिस स्क्रूटनी के लिए यदि जारी की गई है तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, फॉर योर एक्शंस में आपको डिटेल दिखेगी। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको रिप्लाई करने के लिए भी आपको सेक्शन दिखेगा। आप यहाँ से अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ऐड कर सकते हैं या सीए को ऐड कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी रिप्लाई को आप दे सकते हैं। नोटिस का दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल दिया रहेगा कि भाई कब ये नोटिस जारी की गई है, कितने दिन में आपको इसकी रिप्लाई सबमिट करनी है, और यहाँ पर आपको नोटिस को डाउनलोड करने का भी सेक्शन दिखता है। तो आप यहाँ से नोटिसेस को डाउनलोड कर लेंगे जिसमें कि ये डिटेल दिखा रहता है कि कौन से असेसमेंट ईयर के लिए, मतलब जनरली 24-25 के लिए नोटिस जारी की जा रही है जिसका फाइनेंशियल ईयर 23-24 है। तो इस नोटिस में आपको बताया जाएगा कि देयर आर सर्टेन इश्यूज ऑन विच फर्दर क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। आपकी आईटीआर में कुछ इश्यूज हैं जिसके लिए क्लेरिफिकेशन आपसे रिक्वायर्ड है। एंड द रिटर्न हैज बीन सेलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी असेसमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। और इसके बाद यहाँ पे है कि यू मे सबमिट और कॉस्ट टू सबमिट एनी एविडेंस ऑन विच यू मे रिलाई इन सपोर्ट ऑफ योर रिटर्न ऑफ इनकम इलेक्ट्रॉनिकली इन ई प्रोसीडिंग फैसिलिटी थ्रू अकाउंट ऑन ई फाइलिंग वेबसाइट। तो आपके आईटीआर में जो भी इंफॉर्मेशन है जिसके लिए कि ये नोटिस जारी की गई, स्क्रूटनी की जा रही है, उसका दोस्तों आपको पूरा रीजन दिया रहेगा और आपको उसका एविडेंस यानी कि प्रूफ सबमिट करना है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बोला जा रहा है कि भाई आप क्या करिए, आप अपने आईटीआर से रिलेटेड सारे जो भी इनकम है, डिडक्शन है, एग्जेम्पशंस है, हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन से उसकी सारी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस आप क्या करो, कलेक्ट करो, उसको प्रॉपर तरीके से आप कंसोलिडेट करो और आप जो है ई फाइलिंग पोर्टल पे उसकी रिप्लाई को आप सबमिट करो। दोस्तों इस नोटिस की रिप्लाई आपको 15 डेज के अंदर करनी है। मतलब कि जिस डेट को आपको नोटिस रिसीव हुई उसके 15 दिन के अंदर, तो मैंने आपको जैसे बताया कि ई प्रोसीडिंग सेक्शन में ही आपको ड्यू डेट भी दिख जाती है कि आपको कब तक इसकी रिप्लाई सबमिट करनी है। तो आप जब अपने एविडेंस को ऑनलाइन अटैच करेंगे तो दोस्तों उस केस में जो असेसिंग ऑफिसर है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगा, आपके एक्सप्लेनेशंस को रिव्यू करेगा। यदि आपने इसका कोई रिस्पॉन्स सबमिट नहीं किया, ठीक है, 15 दिन का आपको टाइम मिल रहा है, यदि आपने इसका कोई रिस्पांस सबमिट नहीं किया तो असेसिंग ऑफिसर जो इन्फॉर्मेशन आपके पैन के अगेंस्ट में इनकम टैक्स पोर्टल पे अवेलेबल है उसके आधार पे वो अपना असेसमेंट खुद करेगा, जिसको कि बेस्ड जजमेंट असेसमेंट कहते हैं। और इस केस में आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो बढ़ सकती है, आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जा सकता है या फिर प्रोसिक्यूशन यानी कि दोस्तों जेल तक के प्रोविजंस इनकम टैक्स लॉ में रखे गए हैं। ठीक है, तो नोटिस जब भी आती है उसको आप सीरियसली लें और 15 दिन के अंदर उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करें। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपने 80C में कुछ बड़ा डिडक्शन आपने क्लेम कर लिया, 80D हो गया, 80E हो गया, 80EE हो गया, 80EE, 80DDB हो गया, ठीक है, 80DD हो गया, 80U हो गया, 80G हो गया। दोस्तों ये जो भी डिडक्शंस आपने क्लेम किए हैं अपने आईटीआर में या फिर सेक्शन 1013A में आपने एचआरए का हैवी अमाउंट आपने एग्जेम्पशन की तरफ पे क्लेम किया हुआ है, ठीक है, तो इन सब का आपको क्या करना है, प्रूफ सबमिट करना है। यदि आप अपनी प्रूफ को सबमिट कर देते हैं, असेसिंग ऑफिसर उसको वेरीफाई करता है, संतुष्ट हो जाता है, तो फिर ये आपकी रिप्लाई सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन यदि उससे संतुष्ट नहीं होता है, आईटीआर में बहुत सारे लोग फेक डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस क्लेम करते हैं जिसके लिए कि उनको बाद में प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम दोस्तों इसी स्क्रूटनी नोटिस में ही लोगों को ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। तो फेक डिडक्शंस, फेक एग्जेम्पशंस से आप बचे। दोस्तों यहाँ पे आते हैं सेक्शन 143(3). ये एक फाइनल असेसमेंट ऑर्डर है, स्क्रूटनी असेसमेंट ऑर्डर जिसको कहते हैं। सेक्शन 143 में जो स्क्रूटनी की नोटिस आपको भेजी गई, आपने एक्सप्लेनेशन दिया या फिर नहीं दिया तो भी ये असेसमेंट ऑर्डर निकाला जाएगा। और यदि आपने दिया और उस एविडेंस से, उस डॉक्यूमेंट से उससे असेसिंग ऑफिसर संतुष्ट नहीं हो पाया तो भी दोस्तों सेक्शन 143(3) का असेसमेंट ऑर्डर आपको इशू किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आपको
जनरली जल्द ही निकाला जाता है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा, और ये भी आपको मेल आईडी पे, आपके मोबाइल नंबर पे, या फिर जो मैंने आपको बताया ई प्रोसीडिंग सेक्शन में आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों फाइनल असेसमेंट ऑर्डर में जो असेसिंग ऑफिसर है वो आपकी टैक्स लायबिलिटी को निकाल सकता है या फिर आपके रिफंड को भी निकाल सकता है। यदि दोस्तों आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं और आपने रिफंड कम क्लेम किया है तो उस केस में आपके रिफंड भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्क्रूटनी असेसमेंट हो रही है तो उस केस में आपकी लायबिलिटी ही बनेगी, रिफंड के भी केसेस निकल के आते हैं यहाँ पे, ठीक है। यदि कोई एडिशनल टैक्सेस ड्यू है तो आपको पे करना चाहिए। यदि दोस्तों आप इसको डिसएग्री करते हैं तो फिर आप उस केस में अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर ऑल स्क्रूटनी एंड हियरिंग्स असेसिंग ऑफिसर फाइनलाइज योर टैक्स पेबल एंड रिफंड बेस्ड ऑन एविडेंस प्रोवाइडेड। तो दोस्तों 1 लाख से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेट्स को जो ये नोटिसेस सेंड की गई हैं, अब उनके लिए जो कंप्लायंस का बर्डन है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये नंबर्स आगे चल के और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो जो लोग न्यू टैक्स रिजिम में अपनी आईटीआर को फाइल किए हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लोग ओल्ड टैक्स रिजिम में आईटीआर को अपने फाइल किए हुए हैं, हैवी डिडक्शंस एग्जम्पशंस दिखा करके हैवी रिफंड क्लेम किए हैं विदाउट प्रूफ, तो उनके लिए दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम। लेकिन जिन लोगों ने प्रॉपर एविडेंस के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने डिडक्शंस को, एग्जम्पशंस को लिया हुआ है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस को भी आईटीआर में दोस्तों उसके सोर्सेस को बताया हुआ है, उनके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद अच्छी लगे, लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।